Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. Today's news includes first is अष्टालक्ष्मी महोत्सव. इसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए एंड मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का एंड दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन दैट हैज़ हैपेंड. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू नो अबाउट इट. Second is India to set up anti-drone unit for border security, says Amit Shah. तो अमित शाह जो है he is the honorable home minister and he said that हमें क्या बनाना होगा anti-drone unit जो anti-drone units हमें बनाना होगा for comprehensive integrated border management system. ठीक है, तो this is very very important. We will look into that. And last news is the issue of India's economic growth versus emissions. जो हमेशा का डिस्कशन है कि मतलब सस्टेनेबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट, उसका इशू जो है एंड एमिशन वर्सेस डेवलपमेंट, इसका जो पूरा का पूरा इशू है वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू लर्न अबाउट इट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल ब्रिंग एमिशंस आउट. तो क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. तो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई वुड वांट यू गाइज टू गिव फोकस ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड news of the day because these are very kind of second news is also important for that matter, but the first and third news is absolutely important. You have to know about it. ठीक है, let us begin. First अगर आप देख सकते हैं दिस इज द अष्टालक्ष्मी महोत्सव जो न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहा है, वेर इन द 8 states of north east, 7 sisters plus 1 Sikkim, they are included and they have been called. So ये उनके they are showing their productions, produce, their culture, their garments, their there are various other things that are happening in Ashtalakshmi Mahotsav wherein they are showcasing their they are showcasing their the customs and traditions and जो भी चीज़ है वो in the state a country level they are showcasing it. So it is a very big opportunity also and they have it's a very big achievement also for the people of northeast. तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये पहला दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ योर अष्टालक्ष्मी महोत्सव जो कि 6 to 8 दिसंबर तक चला था. कल इसका ख़त्म हुआ. 6 to 8 दिसंबर जो है ये प्रगति मैदान में ये जो महोत्सव है उसको सेलिब्रेट किया गया. द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द ब्यूटी, कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनका ब्यूटी, कल्चर, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है सेलिब्रेट किया गया है. कौन कौन से स्टेट्स है? आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है एंड सिक्किम ऑल्सो. इसीलिए 8 स्टेट्स है, दैट्स वाई अष्टालक्ष्मी महोत्सव. These states are collectively called अष्टालक्ष्मी. 8 स्टेट्स को जो है मिलके अष्टालक्ष्मी कहते हैं एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज एम्बॉडीड बाय गॉडेस लक्ष्मी. तो क्या बताया गया है कि as resourceful as these states are, they can embody, they have a very big potential for development and they embody your goddess Lakshmi, right? Goddess Lakshmi जो है she is the goddess of prosperity, of wealth, right? तो उनके आने से wealth आता है. तो उनका जो अष्टालक्ष्मी का जो रूप है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एंड हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको उनके जो कल्चर है, उनके ब्यूटी है, उनके डाइवर्सिटी, उनके हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए अष्टालक्ष्मी महोत्सव जो वो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एवरी ईयर. तो ये फर्स्ट एडिशन था, अब हर साल आपको देखने को मिलेगा. It offers dynamic platform to display Northeast India's vibrant textile sector, tourism opportunity, traditional craftsmanship, distinctive geographical indication tag products. तो जैसे हमारे if we just take an example of Assam also, so we have variety of garments जो अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग टाइप के गारमेंट्स जो है वो पहनते हैं. जैसे तीवास, दे वेयर थागला एंड देन यहाँ पर क्या है जैसे एंड अदर ऑल्सो वी हैव वेराइटी ऑफ सिल्क, द वाइल्ड सिल्क, द ट्रेडिशनल सिल्क जो एरी मुगा है ना, जो भी सिल्क है वो उसका कितना बढ़िया तरीके से हम यूज़ करते हैं. सिल्क वीविंग का हमारा यहाँ पे कितना बड़ा क्राफ्टमैनशिप है. साथ ही ब्रास मेटल हो गया, बेल मेटल इंडस्ट्री यहाँ पे कितना बढ़िया है एंड बहुत सुंदर वीविंग का जो है कल्चर है. एंड इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ बैम्बू वी डू बैम्बू क्राफ्टमैनशिप. बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, वुड कार्विंग हम करते हैं. तो वो हमारा क्राफ्टमैनशिप दिखाने के लिए वो एक स्टेट
स्टेट लेवल में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। डिस्टिंक्टिव हमारे जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, जीआई जो भी टैग्स है, लाइक यू नो जुडीमा है, वी हैव काजी नेमू एंड वेराइटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो सारे जीआई टैग्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया हमारा प्लेटफॉर्म है। द फेस्टिवल अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट इन द रीजन। तो रीजन क्योंकि इतना फ्रेजाइल है, इतना वॉलेटाइल है, इतना वल्नरेबल रीजन है, पर यहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप भी उतना ही ज़्यादा है। तो जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे इन नॉर्थ ईस्ट, ये हमें उतना ही रिटर्न देगा, ठीक है, इतना ही हमें रिटर्न्स भी देगा एंड वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट भी है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज यू नो एवरीथिंग वी हैव इन आवर स्टेट। सो सेल्फ सफिशिएंसी को और बढ़ावा देने के लिए हमारा अगर स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, लाइक मेकिंग ऑफ रोडवेज एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स टाइमली मैनर पे अगर कंप्लीशन होता है, तो हम जो है एक बहुत बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स में काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी असम का जीडीपी हम जो है 17th नंबर के जीडीपी है। वी हैव वी हैव आउटपेस्ड छत्तीसगढ़ ऑल्सो एंड वी आर ट्राइंग टू आउटपेस पंजाब ऑल्सो। सो आप देख पाएंगे कि अगर हमारे स्टेट्स में पुश मिलेगा देन वी कैन द स्काई बिकम्स द लिमिट। सो उसी को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर प्रगति मैदान में ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का प्रोग्राम है, इसको ये जो है चल रहा है। हाइलाइट्स क्या क्या है? पहला तो है हैंडीक्राफ्ट दिखाना, हैंडलूम जो है हमारा हैंडलूम सेक्टर है, एग्री हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सम थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दे आर स्ट्रिक्टली एंडेमिक टू दिस रीजन। यहाँ पर ही पाया जाता है, यहीं पे उगाया जाता है, यहीं कंज्यूम किया जाता है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न क्योंकि यहाँ का बायोडाइवर्सिटी सो रिच, देर आर सर्टेन थिंग्स जो सिर्फ यहीं का क्लाइमेट में उगता है एंड यहीं कंज्यूम किया जाता है। तो वो शो ऑफ करने के लिए इट्स वेरी गुड प्लेस, ठीक है। फोकस ऑन की डेवलपमेंट एरियाज लाइक वुमेन लीडरशिप, आईटी, एनर्जी, हेल्थ केयर, मतलब हर चीज़ में आप रिलेट कर पाएंगे कि वुमेन लीडरशिप में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज सो वाइब्रेंट, सो लिबरल, राइट। आईटी सेक्टर जो है, एनर्जी जो है, एनर्जी सेक्टर में हम जो है एनर्जी जो हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है एंड वी हैव कोयला ऑल्सो इन मेघालय के आसपास वाले रीजन में वी हैव कोल, वी हैव कोलेरी इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, कोलेरी इन असम ऑल्सो, वी हैव ऑयल फील्ड्स इन असम। सो हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर को हमें इंप्रूव करना होगा। तो हमारा फोकस एरियाज है ये 4 एरियाज। पहला है विमेन लेड लीडरशिप, आईटी, एनर्जी एंड हेल्थ केयर। इन्वेस्टर्स राउंड टेबल टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज इन सेक्टर्स लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ये सब में हम इन्वेस्टर भी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्टिंग जो इन्वेस्टर्स की वो आप प्रमोट करें एंड इन्वेस्ट करें इन नॉर्थ ईस्ट। और साथ ही वेरियस कल्चरल परफॉर्मेंसेज लाइक रैम्प वॉक्स है एंड बहुत सारे अदर कल्चरल परफॉर्मेंस लाइक डांस है, तो ये सब भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। ट्राइबल जो हमारा पॉपुलेशन है, बिकॉज 90% almost around 80-90% of the population of northeast is tribal population. So यहाँ पर अपना culture and अपना heritage को preserve करने के लिए and to showcase it to the people, this is a very very grand stage that has been given by the government of India. So this is important, very very important I would say. आपको ये note down करना है and very very likely high chances है कि आपको ये पूछे in mains examination. So make sure you guys are prepared for this topic and even though if it is not asked directly, but you have to make sure that you are writing the answer because यू नेवर नो कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट योर आंसर इन सर्टेन वे कि आपका आंसर में वो दिखे कि येस यू नो, यू आर अवेयर, बिकॉज सब नॉर्मल चीज़ सब लोग लिखेंगे, एवरीबडी इज गोइंग टू राइट अबाउट डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, बट अष्टालक्ष्मी को आपको कैसे इम्बाइब करना है इन दी आंसर, यू हैव टू फाइंड इट योर ओन वे, ठीक है, कि कैसे आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलाते हैं, वो आपको खुद से करना होगा। एंड होपफुली आपको ये मैं टॉपिक्स जो है यहाँ पे सारा लिखा हुआ ही है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स में एंड अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करें। बहुत हाई चांसेस है ओके इसका पूछा जाने का, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीट करके जाएं। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया टू सेटअप एंटी ड्रोन यूनिट बॉर्डर सिक्योरिटी सेज अमित शाह। तो जो क्योंकि ड्रोन्स जो है ये एक न्यू टाइप का वॉरफेयर जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वी आर एक न्यू टाइप का वॉरफेयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि
यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी लाइक साइबर वारफेयर या ड्रोन्स का यूज़ करके वारफेयर करना। और यहीं पर क्या दिख रहा है कि जो हमारा जो बॉर्डर एरियाज़ है, स्पेशली पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पर ड्रोन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो एक एंटी ड्रोन जो यूनिट है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, उसको बनाया जा रहा है, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट इंडिया विल सून क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट टू सिक्योर बॉर्डर्स एज द मेनेस ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज गोइंग टू गेट सीरियस इन द कमिंग डेज। जो आने वाले समय है, अभी भी हो ही रहा है, पर आने वाले समय में और ज़्यादा मेनेस होने का चांसेस है। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट इसीलिए बनाया जाएगा ताकि वो ड्रोन्स को डिटेक्ट करे और उनको ऑब्वियसली गन डाउन कर दे, जो उसको मतलब ताकि वो कोई न्यूज़ या फिर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैप्चर करके एनिमी कंट्री में ना लेके जाए। एड्रेसिंग BSF ट्रूप्स इन द 60th राइजिंग डे इवेंट, ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर जो है ये रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि वो बनाएंगे एक लेज़र इक्विप्ड एंटी ड्रोन गन माउंटेड मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कि यहाँ पर क्या होगा, लेज़र इक्विप्ड, अब जो है लेज़र के द्वारा जो है उसको आप चेक कर सकते, डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटी ड्रोन गन माउंटेड। ठीक है, मतलब एंटी ड्रोन मैकेनिज्म होगा एंड ये क्या होगा, लेज़र से डिटेक्ट करेगा। This has led an increase in drone neutralization and detection cases up from 3% to 55% along with India Pakistan border in पंजाब। तो यहाँ पर क्या है कि जो जब से हमने ये जो एंटी ड्रोन का मैकेनिज्म को लगाना शुरुआत किया है, तब से जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 55% जो है हम लोगों ने ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है। क्योंकि कहीं से भी ड्रोन उड़ाया जा सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है, तो बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी स्मॉल एंड बहुत ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो उड़ के आ सकता है एंड डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अगर हम लोग कोई और मैकेनिज्म लगा के एंटी ड्रोन अगर हम मैकेनिज्म बनाएं, जैसे लेज़र से हम लोग अगर डिटेक्ट करना चाहे, तो अगर हम इस तरीके का मैकेनिज्म लगाते हैं तो हम काफ़ी हद तक जो है आपके ड्रोन्स को जो है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड अर्ली हमें वार्निंग अगर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली और ज़्यादा हमारे बेटर फेवर में रहेगा। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम यूनिट एक ही बना दे कि कहीं पे भी अगर हो तो वो डिटेक्ट करे एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो फटाफट मूव हो, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ताकि हम अपना सर्वेलेंस को बेटर कर पाएंगे एंड अटैक एंड डिफेंस बोथ साइड जो हमारे स्ट्रांग हो पाएंगे। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा, मोर देन 260 drones have been downed or recovered from India's border with Pakistan this year compared to 110 in 2023। तो 2023 में 110 ड्रोन को जो है डाउन किया गया था। मतलब आप समझ रहे कि मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ 110 ड्रोन को हम लोगों ने गिराया है, उससे कितने ज़्यादा ड्रोन जो है वो लोग हमारे यहाँ पे भेज रहे होंगे। और यहाँ पर वो साल दर साल इट्स मतलब गेटिंग डबल इन नंबर्स, तो वो जो उनका आने का जो फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही नंबर्स भी वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड द फ्रिक्वेंसी ऑल्सो कि कितने गैप में आ रहे हैं वो सारा इंक्रीज होते जा रहा है। इसीलिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक यूनिट ही बनाना होगा जो इसके अगेंस्ट में काम करे, एंटी ड्रोन जो है वो वर्क करे। तो ये देखिए, कहा 2023 में इट वाज 110 एंड कहा 2024 में इट हैड बीन 2060। The maximum number of such interdiction of drones carrying arms and drugs have been taken place in Punjab, राजस्थान एंड जम्मू। तो आप देख पाएंगे जो पाकिस्तान जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स जो है, एंड नॉट जस्ट फॉर वॉरफेयर बट सप्लाइंग ऑफ ड्रग्स, इंफॉर्मेशन, ये सब के लिए भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शाह सेड दैट ऑनगोइंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट CIBMS, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। फॉर सिक्योरिंग बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो हमारा बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है एंड पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, और बाकी बॉर्डर्स फॉर दैट मैटर ऑल्सो, लाइक फॉर म्यांमार ऑल्सो, फॉर चाइना ऑल्सो, वी आर मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर्स मैकेनिज्म सिस्टम, जहाँ पर हम जैसे वर्क जो है हम उसको टेकअप करें। लाइक फेंसिंग हो गया, फेंसिंग का काम हम बांग्लादेश के बॉर्डर में और म्यांमार के बॉर्डर में हमने शुरू कर दिया। तो BSF के बहुत सारे जवान वहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर्स, जो पहले ओपन पोरस बॉर्डर्स जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब ओपन बॉर्डर्स था, पर अब उसमें हम लोग क्या करें, फेंसिंग वगैरह का जो काम है उसको हम शुरू कर दिए हैं। तो अंडर जो देख पाएंगे कि काफ़ी लंबे बॉर्डर्स है विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ। हमारे बांग्लादेश के साथ तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, एंड क्योंकि हमारे रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इज़ नॉट सो गुड, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बॉर्डर को मैनेज करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मतलब
दे वोंट कम इन दी, मतलब एकदम फेस टू फेस फाइट तो नहीं होगा, पर इनफिल्ट्रेशन बहुत होता है, मतलब डायरेक्ट वॉर की जगह दे इनफिल्टर पीपल, दे इनफिल्टर ड्रग्स, दे इनफिल्टर गन्स एंड एम्यूनिशन, यहाँ से वो ले जाते हैं कैटल्स को, यहाँ से वो गन्स ले जाते हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर्स। तो वो पोरस बॉर्डर्स को हमें स्ट्रेंथन करना है और वहाँ पर एक फेंसिंग वगैरह करना है, या फिर वो ताकि बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंडिया में ना पाए, ठीक है। तो और क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज ऑब्वियसली, मतलब अगर आप देखिए, अगर आप बांग्लादेश का ही बॉर्डर का एग्जांपल ले रहे हो, द एरिया जहाँ से वो आते हैं, दोज एरियाज आर वेरी वेरी वल्नरेबल, ओके। बहुत पल्स एरियाज है वो, जैसे मणिपुर हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिजोरम, फॉर एग्जाम्पल असम। तो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत आसान है, दे नो द टैक्टिक्स ऑल्सो कि कहाँ से करके एंटर करना है, चाहे वो म्यांमार का पॉपुलेशन हो चाहे वो बांग्लादेश का, दे नो द टैक्टिक्स कि वो इधर से एंटर करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से जाएंगे, एंड मतलब क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इज ऑल्सो डिफरेंट एंड यहाँ का जोग्राफी इज़ वेरी डिफरेंट, तो उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू नेविगेट। तो हमें वो सारे जगहों को स्टॉप करना होगा, वरना जो मेनेस है ऑफ ड्रग्स, ऑफ आर्म्स, ऑफ रॉबरी, थीफ, ये सब का जो एंड पीपल का इन्फिल्ट्रेशन होना, सो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया है। ये कहाँ पे है इम्प्लीमेंटेड, जो है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है? जम्मू सेक्टर जो है ना, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बनाया गया है। यहाँ पर देखिए CIBMS जो है ना, ये क्या क्या जो गैप्स है, मैंने जो अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पर क्या है, जो प्रेजेंट डे जो गैप्स है ना, जो हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट का क्या क्या गैप्स हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। रिसोर्स का गैप हो सकता है, इंटेलिजेंस का गैप हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो गैप्स क्या क्या है उसको एड्रेस करता है। देखिए, इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है क्योंकि द टेरेन इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। वेपन्स का इशू है, ठीक है। हाईटेक सर्विलेंस, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर वो जो CIBMS है उनका काम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या यूज़ कर सकते हैं? हाईटेक सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं ना, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की जगह दे कैन यूज़ AI, ठीक है। अब AI इनेबल्ड टूल्स जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये, क्योंकि क्या है वर्ड्स से देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली हम जो है बॉर्डर्स को मैनेज करेंगे। The purpose of CIBMS is to eventually replace manual surveillance patrolling of the international border by electronic servicing to enhance detection and interception capabilities. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उसको हम इंक्रीज करना चाहेंगे इन दी बॉर्डर एरियाज, क्योंकि मैनुअली ऑब्वियसली देयर इज सर्टन लिमिटेशंस कि हम मैनुअल सर्वेलेंस कितना करेंगे, तो उसकी वजह से वो मैनुअल सर्वेलेंस को हम रिड्यूस करके हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं अंडर दिस मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर CIBMS के बारे में आपको ये समझना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और ऑब्वियसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई नो आप लोगों ने सबने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉर्डर मैनेजमेंट, बिकॉज बॉर्डर थ्रेट इज़ वेरी वेरी रियल थ्रेट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये रियल थ्रेट है बॉर्डर का जो थ्रेट है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। और यहाँ पर बात वो है कि कितना फास्ट हम काम करते हैं, कितना जल्दी हम रिसोर्स को एलोकेट करेंगे और कितना जल्दी हम वो काम को शुरू करेंगे, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न। बिकॉज जितना जल्दी हो सके अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें वो हमारे लिए ही बेटर रहेगा, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपको न्यूज़ नहीं आया तो इसके ये नहीं है कि मतलब इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं रहता है, और वो दे क्रॉस दी बॉर्डर्स एंड दोज आर नॉट गुड थिंग्स जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये गवर्नमेंट का और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बनता रहता है, बिकॉज इट इज़ समथिंग जिसको हमें फटाफट एड्रेस करना होगा, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट इज़ वेरी बिग इशू, एंड वी हैव वेरी वेरी लॉन्ग बॉर्डर्स विद वेरी वेरी बिग कंट्रीज, जो टू बी रियली ऑनेस्ट दे आर नॉट आर एलाइज, दे आर नॉट आर फ्रेंड्स, दे आर जस्ट एनिमी कंट्रीज जो है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमें जितना जल्दी हो सके उसको, जो बॉर्डर है उसको मैनेज करना होगा, एंड इसके लिए ये मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए लास्ट न्यूज़ देखते हैं। लास्ट न्यूज़ है द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन। तो जहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, वहाँ पे एमिशन होने का चांसेस इज वेरी वेरी हाई, एंड होता ही है। अगर आप देखें, अगर आप डेवलपमेंट के लिए व्हाट डू वी नीड, लाइक बेसिक सा एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, लाइक इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, डेवलपमेंट इज मतलब क्या है कि मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे हम वो पंखा चलाए या हमें इंटरनेट चाहिए या फिर हमें कुछ भी चाहिए, बेसिक्स है ना कि मतलब फैन चाहिए में बेसिक मतलब आपको मतलब लाइट तो चाहिए होगा अगर आपको डेवलपमेंट करना है। बेसिक इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी बेसिक नीड। तो इलेक्ट्रिसिटी के अगर हमें चाहिए होगा, व्हाट डू वी हैव इन आवर हैंड्स? देयर आर टू मैकेनिज्म, दो वेज है जिससे हम बना सकते हैं। पहला है कि हम आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स है लाइक कोयला, ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो भी है उससे हम बनाएं। दूसरा है कि हम जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स है, अनकन्वेंशनल जो मेथड्स है लाइक सन, वाटर, उससे हम एनर्जी को बनाएं। पर यहाँ पर दोनों रिसोर्सेज अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं, हाँ अगर आप देखें कोयला वाला जो बेस्ड मैकेनिज्म है उससे हमें बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, बहुत ज़्यादा। और जो हमारा ये क्लीनर सोर्स है इससे बहुत कम एमिशन होता है, या उतना होता है कि इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन एमिशन दोनों में ही हो रहा है। तो हमें ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन का जो डिबेट है ना, ये बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो करते रहता है। तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यहीं पे इसी के बारे में ये एडिटोरियल में बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें इंडिया का जो इकोनॉमी है, हमारा जो इकोनॉमी है ना कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इवन दो आपको जीडीपी में जो है थोड़ा डिमिनिश देखने को मिले, 5.4 के अराउंड जीडीपी हमें देखने को मिले, बट इट इज स्टिल गुड। बहुत फास्टर पेस में हम जो है डेवलप करते हुए जा रहे हैं। इवन दो मार्केट इज परफॉर्मिंग नॉट वेरी गुड, बट इट इज परफॉर्मिंग वेल, पॉजिटिव में तो है, ठीक है। तो हमारे जो वो चंद कंट्रीज में इंडिया आ रहा है जो कि पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जितना हाइयर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, और इसी की वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। और स्पेशली ग्रीन हाउस जो एमिशंस है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्लास्टिक ऑल्सो, वी आर द बिगेस्ट कंट्री जो प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करता है। एमिटर्स में भी पर कैपिटा एमिशन माइट बी लो, बट एमिशन के अगर आप ऑल टोटल में देखेंगे इट इज़ वेरी वेरी हाई। तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में वी आर दी लीडिंग कंट्रीज, ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या क्लेम किया है कि इंडिया ने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमने जो हमारा GHG एमिशन है उसको भी रिड्यूस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने क्या क्लेम किया है कि हमने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ तो किया है, लेकिन साथ ही हमारा जो एमिशन है उसको हमने रिड्यूस भी किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जो 7% था, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7% था, लेकिन हमारा जो एमिशन का जो रेट है इट वाज मियरली 4%। इट इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जो हमसे डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो हमने एमिशन तो किया ही है, पर उतना ज़्यादा नहीं जितना हमने लोग एंटिसिपेट करते हैं। This raises a crucial question: Has India really decoupled its economic growth from GHG emission, and what does it mean for sustainable development? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सच्ची में हम लोगों ने डीकपल किया है, क्या हमने कम किया है कि नहीं इमिशन को। डीकपलिंग रिफर्स टू ब्रेकिंग द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। डीकपलिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड आपकी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है आप उनको तोड़ रहे हैं। मतलब मैंने बताया ना कि अभी हमने क्या डिस्कस किया, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होता है तो हमारा एमिशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। एमिशन भी इंक्रीज होता है। और डीकपलिंग का क्या मतलब है कि आपका ये जो लिंक है इसको आप तोड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट रिलेशन है इसको आप ब्रेक करें। मतलब आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन एमिशन उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमिशन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। दिस इज डीकपलिंग। तो हमने क्या क्लेम किया है इन इकोनॉमिक सर्वे कि हमने डीकपल किया है, हमने इन दोनों को अलग कर दिया है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन हमारा एमिशंस का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड विद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो भी हमने डिस्कस किया। एज दिस ग्रोथ इज बिलीव टू बी ड्राइवर ऑफ GHG एमिशन। अगर आप कोई भी देश को डेवलप करेंगे आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा ही होगा, ठीक है। दोनों साथ में, मतलब दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। However, with the growing climate crisis, the imperative is to reduce emission while ensuring continued economic growth has gained global traction. कि यहाँ पर आप क्योंकि सबको होश आया कि हमें emissions को reduce करना है, so now what we are doing is कि हम ग्रोथ तो हो रहे लेकिन हम साथ ही वी हैव टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ठीक है। तो ये अभी क्योंकि बहुत टॉक ऑफ द टाउन है तो उसके वजह से और भी ज़्यादा ये न्यूज़ में बना रहा है।
decoupling has largely been classified into two types, absolute decoupling and relative decoupling. मतलब इसमें दो डिविजन्स है, एक एब्सोल्यूट है एक रिलेटिव है. एब्सोल्यूट डीकपलिंग कब होता है? जब इकोनॉमी ग्रोथ और एमिशन डिक्रीज हो. ठीक है, डिक्रीज हो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या है? आपका ग्रोथ भी हो रहा है और एमिशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है. और ये क्या है? आइडियल फॉर्म ऑफ डीकपलिंग है. और वेयर कंट्रीज गो इकोनॉमिकली विदाउट इंक्रीजिंग द इन्वायरमेंटल हार्म. तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डीकपलिंग. रिलेटिव डीकपलिंग क्या होता है? जब जीडीपी और इमिशन तो ग्रो है, मतलब आपका जीडीपी और आपका एमिशन तो दोनों साथ में ग्रो हो रहा है, लेकिन आपका जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इन कंपेयरिंग टू दी जीएचजी एमिशन. जैसे अभी हम यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा जीडीपी कितना है? 7% है, लेकिन हमारा जीएचजी एमिशन कितना है? 4% है. तो इट इज़ वे हाई, कि मतलब 3% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर हम इंडिया किस टाइप का डीकपलिंग कर रहा है? वी आर डूइंग रिलेटिव डीकपलिंग. एंड इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि हम डेवलपिंग एक देश होके हम एब्सोल्यूटली डीकपलिंग करें. ये हमारे लिए अभी पॉसिबल भी नहीं है. तो इंडिया इज गोइंग थ्रू दी डीकपलिंग मेथड का डेवलपमेंट. ठीक है, decoupling of economic growth and GHG emission is very very important. On one hand, it offers a path to sustainable growth and development, a way for nations to grow and improve living standard without exacerbating climate change. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सस्टेनेबली भी ग्रो करना है, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें GHG एमिशन को भी लोअर करना होगा. इसीलिए डीकपलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ऑन द अदर, it comes as a response to the rising demand for degrowth and sparks the ongoing debate between green growth and degrowth. यहाँ पर हमें क्या है? हमें क्या चाहिए? देश को क्या चाहिए? ग्रीन ग्रोथ चाहिए. ग्रोथ तो हमें चाहिए, और हमें क्या मतलब, और कॉन्सेप्ट दूसरे देश क्या बोलते हैं कि क्या चाहिए? हमें डी ग्रोथ चाहिए. मतलब कि डी ग्रोथ मतलब हम कोई ग्रोथ ही ना करें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना. तो जो डिबेट है बिटवीन ग्रीन ग्रोथ एंड डी ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है. एंड स्पेशली डी ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्वियसली आप सोच ही सकते हैं कौन से देश ला रहे होंगे? वेस्ट के जो देश है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिबेट है, दोनों जो पक्ष है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इसी डीकपलिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेडिएशन के रूप में आएगा, बिकॉज वी कैन नॉट एब्सोल्युटली गो विद डी ग्रोथ. अभी तो हम, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, हमें तो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही होगा ना. तो वी कैन नॉट जस्ट मूव टूवर्ड्स डी ग्रोथ. हम तो डी ग्रोथ कर भी नहीं सकते वैसे भी, बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी. ठीक है. द क्लेम ऑफ इंडियाज डीकपलिंग मेड द इकोनॉमिक सर्वे कम्स फ्रॉम कंपेयरिंग जीडीपी एंड इमिशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2005 एंड 2019. द सर्वे डज नॉट स्पेसिफाई वेदर दिस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट और रिलेटिव डीकपलिंग. पर हमें कैसा लगता है कि ऑब्वियसली रिलेटिव डीकपलिंग जो है ये हो रहा है. सिंस द एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एमिशन जनरेशन इन इंडिया. ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे मेजर एमिटर कौन से दो इंडस्ट्री है? पहला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. यही सबसे ज़्यादा एमिशन जो है यहाँ पर करते हैं. तो एमिशन और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एमिशन का जो द डिबेट इज़ वेरी बिग एंड बहुत लॉन्ग डिस्कशंस यहाँ पे चलते रहते हैं, बिकॉज देयर आर टू पार्टीज, राइट. एक पार्टी जो डेवलप कर रहे खुद को, एक जो है वो डेवलप हो चुके. तो दोनों के बीच में अनबन जो है वो होना जायज़ है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू बी वेरी conscious, we have to be environmentally very conscious, we have to be environmentally very sustainable also for the future generations to come, ताकि हम अपना डेवलपमेंट करें बट उनको पीछे छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. नो बडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. तो सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ, डीकपलिंग आर दी मेजर्स कि हम कैसे डेवलप कर रहे हैं एंड डेवलपमेंट भी हो, साथ ही हमारा एमिशंस भी रिड्यूस हो. ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा. अगेन आई एम अगेन सेइंग इट कि आपको जो हमारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव एंड ये वाला जो एमिशन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो डिबेट है, इनको कवर करना ही होगा. ठीक है, आपको अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को कवर करना ही होगा. ठीक है. So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.